गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो अभी तक मेरा चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक और इंस्टाग्राम ग्रुप पर शेयर करें और अपने दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। यहाँ पर मेरे द्वारा आपको विज्ञान के 9th से लेकर 12th तक के सभी महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ाया जाएगा और आपको कुछ यूनिक तरीके से यहाँ पर सीखने को मिलेगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं द पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़, यानी कि गुणों में आवर्तता, जो क्लास 10th का 7 चैप्टर है आवर्त सारणी वाला। उस आवर्त सारणी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक के बारे में एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो गुणों में आवर्तता क्या होती है? आवर्त सारणी में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यानी कि जो आवर्त सारणी होती है और आवर्त सारणी के अंदर आवर्त सारणी में तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन होता है, जिससे तत्वों के गुणों में क्रमिक परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। दृष्टिगोचर होता है। इसे ही गुणों में आवर्तता कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स कि जब कोई भी तत्व है, उस तत्व का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उसको एक विशेष गुण प्रदान करता है। जैसे यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए सोडियम लिख रहा हूँ, ठीक है। सोडियम के जस्ट बाद में तत्व आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के जस्ट बाद में तत्व आता है एल्युमिनियम। तो यदि हम इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो सोडियम के यानी कि बाहरी कोश के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि 281 होगा। यानी कि K कोश में 2, L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन और M कोश के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन। तो जस्ट इससे आगे आने वाले तत्व में जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो होगा 282, यानी कि M कोश के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार एल्युमिनियम, तो M कोश में एल्युमिनियम के कितने होंगे? 3 होंगे। तो जैसे जैसे हम आवर्त सारणी के अंदर बाएं से दाएं चलते हैं तो तत्वों का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो परिवर्तित हो रहा है। तो परिवर्तित होने के कारण इन तत्वों के गुणों में भी क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। जैसे यहाँ पर सोडियम क्या होता है? बहुत अधिक क्रियाशील तत्व है, ये इसका एक विशिष्ट गुण है और ये क्षार धातु कहलाता है। क्या कहलाता है? क्षार धातु, प्रबल क्षार धातु है ये, ठीक है। तो अब जो मैग्नीशियम होगा वो क्या होगा? कम क्रियाशील। सोडियम से क्या होगा? कम क्रियाशील होगा, ठीक है। और इसका जो गुण होगा वो क्या होगा? क्षारीय मृदा धातु होगी, ठीक है। इस प्रकार जो 3rd नंबर है एल्युमिनियम, ये और अधिक
बहुत कम क्रियाशील होगा। क्या होगा? बहुत कम क्रियाशील। बहुत कम क्रियाशील होने के कारण इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? बर्तन बनाने के अंदर किया जाता है, बर्तन बनाने में। तो इस प्रकार यानी कि जब किसी भी तत्व का यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परिवर्तित होता है तो उनके गुणों में कुछ क्रमिक परिवर्तन देखने को मिलते हैं। गुणों में यह जो क्रमिक परिवर्तन है इसे ही क्या कहते हैं? हम गुणों में आवर्तता कहते हैं। अब गुणों में आवर्तता यानी कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर निर्भर करती है। वो महत्वपूर्ण बिंदु कौन कौन से हैं देखिए। जैसे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या, तो जब यानी कि परमाणु का नाम आता है तो हमारे माइंड्स के अंदर एक इमेजिनेशन बनना चाहिए, ठीक है, एक स्फेयर के बारे में, यानी कि एक गोला, ठीक है। परमाणु की आकृति क्या होती है? एक गोले के समान होती है, ठीक है, खोखला गोला होता है परमाणु, जिसका जो संपूर्ण द्रव्यमान है इसके केंद्र यानी कि नाभिक के अंदर रहता है। इस नाभिक के चारों ओर विशेष वर्ताकार कक्षाएं बनी हुई होती है जिसके अंदर क्या करते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन विचरण करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार की कुछ वर्ताकार कक्षाएं यानी कि बनी हुई रहती है। ये कक्षाएं अनंत होती है, जैसे पहली कक्षा K, L, M, N, ठीक है। तो इस प्रकार यानी कि कक्षाएं बनती रहती है। तो अब हम यानी कि पढ़ रहे हैं परमाणु त्रिज्या। तो यदि आपको यानी कि ये परमाणु के डायग्राम्स का थोड़ा सा इमेजिनेशन है तो आप परमाणु त्रिज्या की परिभाषा आसानी से लिख सकते हो, ठीक है। तो यानी कि त्रिज्या, हम रेडियस के बारे में जानते हैं। रेडियस क्या होती है? ठीक है, कोई भी वर्त है मान लीजिए, ठीक है, इस वर्त के केंद्र से वर्त की परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? उस वर्त की त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ पर केंद्र में क्या है? नाभिक है, ठीक है। इस परमाणु भी एक वर्त के समान है, तो यहाँ पर केंद्र क्या है? परमाणु का नाभिक है। तो नाभिक से ये जो तीसरा जो वर्ताकार कक्षक आपको दिख रहा है ये बाहरी कोश है, ठीक है। तो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन यानी कि बाहरी कोश में जो इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ तक की दूरी, ठीक है, क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। तो इसे हम निम्न प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक से उसके बाहरी कोश तक की दूरी या बाहरी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन तक की दूरी को क्या कहते हैं? उस परमाणु की परमाणु त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सिंपल वे के अंदर ये परिभाषा आप दे सकते हैं। परमाणु के नाभिक से बाहरी कोश तक की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या कहलाती है। अब परमाणु त्रिज्या किस प्रकार बदलती है ये बहुत बार पूछा जाता है। तो आवर्त और वर्ग के अंदर पूछा जाता है, ठीक है। तो आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, तो आवर्त में हमेशा किस वे से किस वे की ओर जाया जाता है? बाएं से दाएं, ठीक है, यानी कि लेफ़्ट से राइट की ओर चलते हैं आवर्त सारणी के अंदर। आवर्त में बाएं से दाएं, तो इस प्रकार की जो क्षैतिज पंक्तियां होती है वो क्या कहलाती है? आवर्त, ठीक है। और ऊपर से नीचे की ओर चलते हैं वो क्या कहलाते हैं? वर्ग कहलाते हैं। तो आवर्त में यदि हम बाएं से दाएं जाएंगे, ठीक है, तो देखिए परमाणु के नाभिक के अंदर प्रोटॉनों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम कितने नंबर पे है? 11 नंबर पे है। तो इसके नाभिक के अंदर कितने प्रोटॉन होंगे? 11 प्रोटॉन होंगे, ठीक है। सोडियम के बाद में जैसे आता है तत्व मैग्नीशियम जो 12 नंबर पे है, तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे? तो यहाँ पर देखिए प्रोटॉन 11 हैं, इसमें प्रोटॉन 12 हैं। फिर आता है एल्यूमिनियम जिसमें प्रोटॉन कितने हैं? 13। यानी कि परमाणु क्रमांक हम किस से शो करते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। यानी कि किसी भी तत्व का जो प्रोटॉन, किसी भी तत्व में जो प्रोटॉनों की संख्या होती है वो उसका क्या होता है? एटॉमिक नंबर्स होता है, ठीक है, उसको निरूपित करता है। तो यहाँ पर जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन के अंदर यानी कि कितने प्रोटॉन होंगे? 14 होंगे। तो जैसे जैसे हम बाएं से दाएं ओर चल रहे हैं, ठीक है, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो
प्रोटॉनों की संख्या में वृद्धि होने पर नाभिकीय आकर्षण बल में क्या होती है? वृद्धि होती है। यदि नाभिकीय आकर्षण बल में वृद्धि होगी, ठीक है, तो वो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा तो परमाणु आकार क्या होगा? छोटा होगा। परमाणु आकार में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे नाभिक में प्रोटॉन की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, तो नाभिक का जो आकर्षण बल है वो बढ़ जाएगा और वो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इस नाभिक से जुड़ा हुआ है। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को खींचने का प्रयास करेगा और जैसे ये इसको खींचेगा, ठीक है, तो ये बाहरी कोश है ये क्या आ जाएगा? नाभिक के नज़दीक आ जाएगा। ठीक है, और परमाणु आकार में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। तो आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर परमाणु त्रिज्या क्या होती है? घटती है। यानी कि परमाणु आकार घटेगा तो त्रिज्या अपने आप घटेगी ना। ठीक है, तो परमाणु आकार में कमी के कारण त्रिज्या घटती है। ठीक है, अब हम इसी देखते हैं किसमें? वर्ग के अंदर इसी गुण को। वर्ग क्या है? तो वर्ग यानी कि हमें पता है कि किसी भी आवर्त सारणी के अंदर जो आधुनिक आवर्त सारणी जो हमने बनाई थी उसमें वर्गों की संख्या कितनी है? 18 होती है, 1 से लेकर। ठीक है, तो जो ऊर्ध्वाधर यानी कि स्तंभ होते हैं वो वर्ग कहलाते हैं, खड़े स्तंभ होते हैं। जैसे हमने पहला वर्ग किया था हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, तो उस वर्ग को मैं यहाँ पर लिखने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, हेलिना की रब से फरियाद, ये पहला वर्ग यानी कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ये पहले वर्ग के तत्व हैं। अब वर्ग में हम कैसे चलेंगे? ऊपर से नीचे की ओर चलेंगे। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर अब हमें पता है कि सोडियम के अंदर यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है, जो किस कोश में है? K कोश में है। ठीक है, अब हमें पता है कि लिथियम 3 नंबर पे है। ठीक है, तो लिथियम में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 3 होंगे। ठीक है, तो K कोश के अंदर यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं अधिकतम। इसके बाद में जो कोश आता है L, उसमें क्या हो जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, सोडियम के अंदर देखिए, सोडियम 11 नंबर तत्व है, तो K कोश में अधिकतम 2 होते हैं, L कोश में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 और 8 10, और तीसरा जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो किस में जाएगा? M कोश में जाएगा, और M में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या परिवर्तन हो रहा है कि वर्ग में हम ऊपर से नीचे की ओर जा रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे हम हाइड्रोजन का परमाणु बनाते हैं, तो हाइड्रोजन का जो परमाणु बनेगा, ठीक है, ये नाभिक, और नाभिक के बाहर एक ही कोश है। देखिए हाइड्रोजन के अंदर क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन है जो K कोश में भरा हुआ है। जैसे हम लिथियम की स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो लिथियम में एक पहला कोश जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन भर चुके हैं, इसके बाद में क्या आएगा? 1 कोश और यहाँ पर जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, सोडियम की जब हम बात करेंगे तो सोडियम में ये नाभिक के बाहर पहला कोश, ठीक है, फिर दूसरा कोश, और फिर क्या आ जाएगा? तीसरा कोश आ जाएगा, क्योंकि 3 कोश हैं। पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरे के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं इसके अंदर, और तीसरे कोश के अंदर क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन है। तो जैसे जैसे हम यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ठीक है, तो नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या में तो वृद्धि होती है, परंतु शेल्डिंग इफेक्ट यानी कि एक परिरक्षण प्रभाव भी कार्य करता है, क्योंकि परमाणु में एक एक कोश जुड़ता जाता है। जब परमाणु में एक एक कोश जुड़ता जाता है, ठीक है, तो जो आंतरिक कोश है उस कोश के जो इलेक्ट्रॉन है वो बाहरी कोश के इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं, जिससे नाभिकीय आकर्षण बल का मान क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। क्या हो जाता है? संतुलित हो जाता है। और इस बल का मान संतुलित होते ही परमाणु की संख्या में क्या होती है? यानी कि वृद्धि होती है।
ठीक है। परमाणु की संख्या क्या, परमाणु के आकार में क्या होती है, वृद्धि होती है। जब परमाणु का आकार बढ़ेगा तो परमाणु त्रिज्या ऑटोमेटिक बढ़ने वाली है। तो यहाँ पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या में क्या देखने को मिलती है, वृद्धि देखने को मिलती है। ठीक है। तो वीडियो आपको कैसा लगा, इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मुझे एप्रिसिएशन मिले और मैं इस प्रकार की वीडियो और लाता रहूं। ठीक है। गुणों में आवर्तता का ये जो हम पढ़ रहे हैं ये है पार्ट फर्स्ट, क्योंकि गुणों में आवर्तता के बहुत से टॉपिक हैं, जैसे परमाणु त्रिज्या हो गई, आयनिक त्रिज्या, ठीक है, आयनन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन बंधुता जिसको बोलते हैं, या विद्युत ऋणता। 4-5 टॉपिक है। ठीक है। तो इसके 2 या 3 पार्ट्स बनेंगे। सभी पार्ट्स में हम यानी कि क्लास 10th का जो 7 चैप्टर है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका टॉपिक गुणों में आवर्तता, वो कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है। तो ये जो आज मैंने पहला इसका गुणधर्म बताया है, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है। तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।